हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड सक्सेस। आज हम आपके लिए लेकर आए एक छोटी सी स्टोरी, एक मोरल स्टोरी हम कह सकते हैं। और हम इसी के ज़रिए कुछ इंग्लिश के ग्रामर और सीखेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे किस हिसाब से या किस तरह से हम खुद की स्टोरी हम बना सकते हैं। तो स्टोरीज़ को हमेशा अगर आपको बनाना है या फिर बोलना है तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पास्ट टेंस का जो पकड़ है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरीज हमारी पास्ट टेंस की होती है। तो इस हिसाब से मैं आपके लिए छोटी सी एक स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे और बीच बीच में ग्रामेटिकली जो भी इसमें यूज़ किया गया हुआ ग्रामर के रिलेटेड जो चीज़ें इस्तेमाल की गई है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो स्टोरी हमारा है वो है द पोटैटो, द एग एंड द कॉफ़ी बीन्स, इस बारे में। अ बॉय नेम जॉन वॉज अपसेट। शुरुआत में इस्तेमाल किया गया अ बॉय, जिसमें ए है हमारा आर्टिकल्स, ये हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल सभी को पता है कि ए, एन और द का इस्तेमाल होता है, और इसके ऊपर हमारी सेपरेट वीडियो है। आप अगर आपको आर्टिकल के बारे में नॉलेज चाहिए तो हमारी जो सेपरेट वीडियो बनी है वहाँ जाइए, और उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं या जब भी हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें इस बॉय के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो भी नई नहीं है। अभी हमें ये नहीं पता हम किस बॉय की बात करें। तो जब भी बॉय के जिक्र इस स्टोरी में देखा जाए तो पहली बार हो रही है, इस बॉय का जिक्र इस स्टोरी में पहली बार हो रही है। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा अ बॉय, जिसका एक मतलब होता है कि एक लड़का, क्योंकि अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है इसलिए हमने अ बॉय लिखा हुआ है। और साथ में हम आर्टिकल लगाते हैं हमेशा नाउन के साथ, और ये नाउन हमेशा होना चाहिए सिंगुलर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगेगा, और नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, मतलब कि एक वचन जो हिंदी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, अ बॉय नेम्ड, जिसका नेम क्या है, जॉन। यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है जिसका नाम है जॉन। अ बॉय नेम जॉन वॉज अपसेट। वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हम इसका मतलब होता है हिंदी में था। ठीक है, अपसेट मतलब होता है दुखी होना। अ बॉय नेम जॉन वॉज अपसेट। एक लड़का जिसका नाम जॉन है वो बहुत दुखी था या उदास था। हिज फादर, अब यहाँ पे हिज एक ऐसा वर्ड है जो इस बॉय के जगह हमने इस्तेमाल किया। अब अगर एक बार हमने बॉय का जिक्र कर दिया, अब जब भी इस स्टोरी में हम बॉय का जिक्र करेंगे तो बार बार बॉय न लिख के हम उसके बदले हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पे इस्तेमाल होता है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन दैट इज़ कॉल्ड ए प्रोनाउन। अभी हिज का मतलब होता है वो लड़का कौन, जिसका नाम जॉन है। हिज फादर, तो कौन, किसका फादर, जॉन का फादर। हिज फादर फाउंड, फाउंड मतलब ढूंढना, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है फाइंड, जबकि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो और यहाँ पर चीज़ रखना, ये है सिंपल पास्ट टेंस। ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में इसलिए क्योंकि देखा जाए ये है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद है वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब हमारा ईडी वाला होता है, जैसे फाइंड का फाउंड, ईट का एट या ईटन, इस तरह का वर्ब है, तो हमेशा रखना कि इसके दो पहचाने तरीके। पहला कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस वजह से ये पास्ट टेंस का सिंपल वाला फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस इसके अंदर इस्तेमाल किया गया हुआ है। हिज फादर फाउंड, उसके पिताजी को मिला। उसके पिताजी को क्या मिला, वो बेटा जो रो रहा था, अपसेट था। हिज फादर फाउंड हिम क्राई, उसका जो बेटा था वो उदास था, उस वजह से वो रो रहा था। तो उसके पिताजी ने देखा, मतलब उसके पिताजी को क्या मिला कि उसका बेटा रो रहा है। हिम क्राइंग, हिज फादर फाउंड हिम क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि वैन हिज फादर आस्क्ड, वैन मतलब होता है जब। हिज फादर कौन, जॉन के फादर। हिज फादर आस्क्ड,
आस्क का ये सेकेंड फॉर्म में आस्क्ड, व्हेन हिज फादर आस्क जॉन, जब जॉन के फादर ने जॉन से पूछा, क्या पूछा, वाई ही वॉज क्राइंग, वो क्यों रो रहा था, वाई मतलब क्यों, ही वॉज क्राइंग, वह क्यों रो रहा था, ही सेड, उसने कहा, कौन कहा, जॉन ने कहा, ही सेड दैट, उसने कहा कि, इसका मतलब होता है यहाँ पे की, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब नॉर्मली अगर टेंस के हिसाब से देखा जाए तो हैड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट हिसाब से देखें, क्योंकि अगर इसके हिसाब देखेंगे तो इसका जब कोई भी सेंटेंस में चुका था या चुकी थी इस तरह का वर्ड, जैसे जैसे हम खाना खा चुके थे, या कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट टेंस में 100% पूरा तरीके से हो गया हो, ऐसे जगह पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम करते हैं। पर यहाँ पे हम इस देखेंगे कि हैड का इस्तेमाल इसके अलावा और किस जगह पे कर सकते हैं। यहाँ पे हैड का मतलब होता है उसके पास था, जैसे बोलते आई हैव मनी, कि मेरे पास पैसा है, प्रेजेंट टेंस के लिए आई हैव, मेरे पास है। उसी प्रकार अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो आई हैड, कि मेरे पास था। क्लियर, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा कि आई हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि मेरे पास लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ही हैड, उसने क्या कहा कि उसके पास, ही हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो हम हैव लगाते हैं, जबकि ही का इस्तेमाल किया गया हुआ है तो हैज़ लगाते हैं। तो हैव का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आई साथ में हैव का इस्तेमाल होगा, वी के साथ में होगा, और यू के साथ में होगा, और दे के साथ में होगा। इन सभी के साथ में इस्तेमाल करते हैं हम हैव का, ठीक है। और अगर आप इस्तेमाल करते हो सी, ही या इट, इन तीनों के साथ इस्तेमाल होगा हैज़, पर ये होगा प्रेजेंट टेंस के अंदर, पास्ट टेंस में नहीं। पास्ट टेंस में कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, इन सभी के साथ में लगाएंगे हम हैड, ठीक है। तो जबकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए मैंने इस साथ में हैड लगाया। ही हैड, उसके पास था, क्या था, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुसीबतें, लॉट मतलब बहुत सारी, ही हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, उसके जीवन में, ही हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। हिज फादर, किसके फादर, जॉन के फादर, हिज फादर सिंपली स्माइल्ड, मतलब थोड़ा सा उन्होंने स्माइल किया, हिज फादर सिंपली स्माइल्ड एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा, क्या पूछा, एंड आस्क्ड हिम, क्या पूछा, टू गेट ए पोटैटो, एन एग एंड सम कॉफ़ी बीन्स। अब यहाँ पे देखो पोटैटो और एग ये दोनों के दोनों हैं हमारे नाउन और सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल्स ए पी के हिसाब से ए लग गया हुआ है, और ए ई आई ओ यू के लिए हम एन लगाते हैं, इसलिए एन एग का इस्तेमाल किया गया हुआ है। टू गेट ए पोटैटो, एन एग एंड सम कॉफ़ी बीन्स, और कुछ कॉफ़ी बीन्स लेकर आए हो। हिज फादर सिंपली स्माइल, उनके फादर ने धीरे से स्माइल किया और उनसे क्या पूछा, टू गेट ए, ही आस्क, उन्होंने क्या कहा, टू गेट ए पोटैटो, एन एग एंड सम कॉफ़ी बीन्स, कि जाओ एक पोटैटो, एक एग, यहाँ पे एक पोटैटो मतलब एक आलू, एक पोटैटो, एन एग का मतलब होता है कि एक अंडा, एंड सम कॉफ़ी बीन्स, और कुछ कॉफ़ी बीन्स लेकर आओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीन्स की बात की गई, ये सिंगुलर नहीं, ये है प्लूरल, इसी वजह से यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर एक कॉफ़ी बीन्स की बात होती तो यहाँ पर ए या एन हम लगाते, पर यहाँ पे
बीन्स का मतलब बहुत सारे बीन्स की बात हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया हुआ है। इन ये दोनों एक है, सिंगल, इसीलिए यहाँ पे लगाया गया हुआ है। अ पोटैटो, एन एग एंड सम कॉफ़ी बीन्स। तो वो लेकर आया और क्या बोला, ही प्लेस्ड, उन्होंने रखा, ही प्लेस्ड दैम, दैम का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, ठीक है, इसीलिए हमारे इसके लिए हम दैम लगाए। ही प्लेस्ड दैम इन 3 बॉल्स, 3 बॉल्स लिए, उसके अंदर इन तीनों को उन्होंने रखा। ही देन आस्क्ड, फिर उन्होंने ये पूछा, जॉन, ही देन आस्क्ड जॉन, उन्होंने जॉन से क्या पूछा, फील देयर टेक्सचर, टेक्सचर मतलब होती है किसी भी चीज़ की परत, कि किसी भी चीज़ को अगर हम छुएं तो वो हमें महसूस होता है कि वो मुलायम है या कड़क है या किस तरह का उसका टेक्सचर है। उन्होंने कहा कि इसको छुओ और फील करो, मतलब फील मतलब महसूस करो, ये एक वर्ब है। जॉन फील देयर टेक्सचर, उसका टेक्सचर को महसूस करो, और देन फील ईच बॉल विथ वाटर, ईच बॉल मतलब प्रत्येक बॉल, जो 3 बॉल थे तो हर एक बॉल, ईच मतलब होता है प्रत्येक, फिल मतलब होता है भरना, देन फील ईच बॉल, हर एक बॉल को भरो, किससे भरो, विथ वाटर, पानी से भरो। जॉन डिड, जॉन ने किया, डिड मतलब होता है, ये देखो ये चीज़ रखना, ये जो डू और डिड होते हैं ना, ये 2 तरह से काम करते हैं, कि जैसे डू और एक होता है डिड, इन दोनों का इस्तेमाल होता है करना, क्लियर। ये ऐसा वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ये ऐसा वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ये डू और डिड को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और मेन वर्ब के, यहाँ पे ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, जबकि उसने ये कार्य किया, ही जॉन डिड, जॉन डिड मतलब उसने किया। अगर ये होता कि वो कर रहा है या करता है तो हम डू लगाते, जॉन डू, लेकिन ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसीलिए हमें डिड लगाया गया हुआ है कि जॉन डिड एज ही हैड बीन टोल्ड। एज मतलब होता है कि जैसा, एज जैसा उसे कहा गया था या कहा जा रहा था, ही हैड बीन टोल्ड, उसे जैसा कहा जा रहा था जॉन ने वैसा किया, जॉन डिड एज ही हैड बीन टोल्ड। ये बहुत अच्छा सेंटेंस समझो, क्योंकि काफ़ी बार हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें बात करते हैं कि वो वैसा ही कर रहा था जैसे उसे कहा गया था, तो हम इस चीज़ को कैसे बोलेंगे कि ही डिड एज ही हैड बीन टोल्ड, कि वो वैसा ही कर रहा था जैसे उसे कहा गया था। इस चीज़ को हमें याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जॉन के बदले हम अपने हिसाब से सब्जेक्ट लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड का नाम हो, जिसका भी, जिसके बारे में बात कर रहे हो, अगर नाम नहीं लेना तो ही लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं कि ही डिड एज ही हैड बीन टोल्ड, वो वैसा ही किया जैसे उसे कहा जा रहा था। चलिए, हिज फादर देन, उसके फादर ने क्या किया, देन बॉइल्ड, बॉइल्ड मतलब उबालना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हिज फादर देन बॉइल्ड ऑल 3 बॉल्स, सभी बॉल्स को उन्होंने उबाला। वंस द बॉल्स हैड कूल, एक बार, वंस एक बार। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बॉल्स के साथ में द का इस्तेमाल किया गया हुआ है, क्यों, देखो बॉल्स तो नाउन है ही, ये नाउन है, तो नाउन के हिसाब से और यहाँ पे ए या एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बॉल के बारे में बात हो गई है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो बॉल ने बताया ना, यहाँ पे बॉल्स की बात हो रही थी, ठीक, इसलिए इस वजह से जब एक बार किसी नाउन का जिक्र हो जाए तो हम उस, देखो जब भी किसी नाउन के बारे में बात करते हैं फर्स्ट टाइम तो ए या एन हम लगाते हैं, लेकिन जब हम दूसरी बार बात करेंगे तो हम लगाएंगे द, क्योंकि हम उसी बॉल के बारे में बात करें जो ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस कर चुका है। तो द बॉल मतलब वही बॉल जो हमने मंगाया था, द बॉल, वंस द बॉल्स हैड बीन कूल डाउन, एक बार जब वो बॉल ठंडा हो गया, जॉन्स फादर, जॉन के फादर, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है बहुत सारे जॉन नहीं, जॉन्स फादर का मतलब है कि जॉन के पापा, यहाँ पे इसका मतलब है के, जॉन के फादर आस्क्ड हिम, फिर उससे क्या कहा, हिम टू फील द टेक्सचर ऑफ द डिफरेंट फूड इट्स आइटम्स अगेन। जब वो ठंडा हो गया तो जॉन के फादर ने क्या कहा कि फील द टेक्सचर, अब टेक्सचर को फील करो, ऑफ द डिफरेंट फूड, जो अलग अलग फूड हमने बॉईल किए बॉल के अंदर, उसे फील करो, फूड आइटम्स अगेन, अगेन मतलब होता है दोबारा, दोबारा उसको आप फील करो,
समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट जाते हैं। जॉन नोटिस्ड, अब जॉन ने नोटिस किया, इस देखो इसका मतलब क्या होता है, जॉन नोटिस्ड, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वर्ब हमारा पास्ट टेंस वाला है। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। जॉन नोटिस्ड, जॉन ने नोटिस किया, इसका मतलब होता है किया। जॉन नोटिस दैट, क्या नोटिस किया, द पोटैटो। अब देखो पहले हमने जब पोटैटो की बात की तब हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि ए लगाना, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ द, क्योंकि एक बार हमने पोटैटो को जिक्र कर दिया तो दोबारा हम ए नहीं लगाएंगे, हम द लगाएंगे, क्योंकि द इसलिए क्योंकि हम उसी पोटैटो के बारे में बात करें जो ऑलरेडी हमने मेंशन किया था, इसीलिए अब यहाँ पे ए नहीं लगाया, यहाँ पर द लगाया गया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लगाया गया, यहाँ पे द लगाया गया हुआ है। तो जॉन नोटिस डैट द पोटैटो हैड बिकम, वो हो गया, वो हो चुका था। अब यहाँ पे देखो ये है सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये बिकम मतलब होना जो एक वर्ब है, और ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पार्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हमारा है हेड। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हेड का इस्तेमाल किया गया वो हेल्पिंग वर्ब के चुका था का इस्तेमाल काम करेगा, ये इसका मतलब हो गया चुका था, कि द पोटैटो हैड बिकम, कि जो पोटैटो वो हो चुका था, बिकम मतलब होता है होना, द पोटैटो हैड बिकम का मतलब कि पोटैटो हो चुका था, क्या हो चुका था, सॉफ्ट, वो बहुत क्या हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, एंड इट्स स्किन, यहाँ पे इट्स का मतलब क्या हुआ, इट्स का मतलब वो पोटैटो, इसका मतलब है पोटैटो, क्योंकि पोटैटो के बारे में ही हमें दोबारा बात करना है तो इसके बदले हम इस्तेमाल करेंगे इसका प्रोनाउन। तो पोटैटो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे अगर कोई बॉय होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ही, और शी होता है उसके लगाते हैं, सॉरी, और गर्ल की अगर बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, सी। उसी प्रकार अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके लगाते हैं इट। तो हमारा जो पोटैटो है ये ना बॉय है ना गर्ल, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, कोई थिंग्स है, इसलिए इसके लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया वो लगाया, इट्स लगाया, ठीक है। तो एंड इट्स स्किन वॉज पीलिंग ऑफ, पीलिंग ऑफ मतलब होता है छीलना, निकलना, जैसे हम बनाना को छीलते हैं ना उसी प्रकार, पीलिंग ऑफ ईजली, वो बहुत ही आसानी से उसकी जो स्किन थी वो निकल रही थी, कि जब पोटैटो को जब उसने पोटैटो को नोटिस किया तो उसने क्या नोटिस किया कि द पोटैटो हैड बिकम सॉफ्ट, कि पोटैटो बहुत सॉफ्ट हो चुका था और उसकी जो स्किन थी वो आसानी से निकाली जा सकती थी या निकल रही थी। द एग, अब देखो यहाँ पे एग के साथ में भी एन का इस्तेमाल नहीं किया गया, द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने एन के बारे में जिक्र कर दिया है। द एग हैड बिकम, सेम प्रकार का सेंटेंस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और बिकम हो गया हमारा वर्ब, और ये यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल्स है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिल गया द एग, हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, बिकम बी का थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म है बिकम, ठीक है, और हार्डर ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस वजह से ये सेंटेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि एग हो चुका था, क्या हो चुका था, हार्डर, बहुत ही हार्ड हुआ था, और टफर, बहुत ही कठिन, एकदम कड़क हो गया था। द कॉफ़ी बीन्स हैड कम्प्लीटली चेंज्ड, जो कॉफ़ी बीन्स थे, ये भी सेम प्रकार का सेंटेंस है। द कॉफ़ी हमारा हो गया सब्जेक्ट, कॉफ़ी बीन्स हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और कम्प्लीटली चेंज्ड, ठीक है, चेंज्ड हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा एडवर्ब। कम्प्लीटली चेंज एंड फील्ड द बॉल ऑफ वाटर विथ एरोमा, एरोमा मतलब खुशबू होते हैं, और उसमें कुछ फ्लेवर्स आ गए थे, ठीक है,
कि जब उन्होंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि जो पोटैटो था वो बहुत सॉफ्ट हो चुका था, उसकी स्किन आसानी से निकाली जा सकती थी, और जो एग था वो बहुत हार्ड और बहुत टफ हो गया था। पर जो कॉफ़ी बीन था वो पूरी तरीके से बाउल में घुल गया था और एक अलग प्रकार की एरोमा, खुशबू उसके अंदर महसूस हो रही थी। ठीक है, तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आ रही है, स्टोरी का मोरल क्या दिखा, मतलब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि लाइफ विल ऑल, अब यहाँ पे विल का मतलब हो गया, इसमें बात हो रही है फ्यूचर की, लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स, कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स होगी या आएगी, एंड प्रेशर्स, कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स और प्रेशर तो आएंगे ही। जैसे लाइक, अब यहाँ पे लाइक का जो इस्तेमाल है ना, ये है कंपैरिजन के लिए। किस, क्या कंपैरिजन के लिए, कि इसमें लाइफ को तुलना, लाइफ की प्रॉब्लम्स और प्रेशर को तुलना किया गया किससे किया गया, उस बॉइलिंग वाटर से। ठीक है, तो लाइफ की प्रॉब्लम्स और प्रेशर की तुलना हो रही है उस बॉइलिंग वाटर से, इसीलिए लाइक का इस्तेमाल किया। जब हम हमेशा किसी भी को कंपैरिजन करने के लिए लाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर, जैसा लाइक द बॉइलिंग वाटर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जो बॉइलिंग वाटर का जो काम था वही काम है हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और प्रेशर का। इट्स हाउ यू रेस्पॉन्ड, कि ये कैसे रेस्पॉन्ड होता है या कैसे उसकी प्रतिक्रिया होती है, एंड रिएक्ट टू दिस प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम में क्या रिएक्शन होता है, डेट काउंट द मोस्ट, वही हमेशा गिनी जाती है, डेट काउंट द मोस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, और इस स्टोरी के अंदर जो ग्रामेटिकली हमने काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। तो पहली बार में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएगी आपको, पर बार बार प्रैक्टिस करना तो चीज़ें समझ में आएगी। तो इसी तरह की स्टोरी हम अक्सर लेकर आएंगे, इसमें छोटी छोटी स्टोरी के अंदर क्या ग्रामर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको भी अपनी कुछ स्टोरी बनाना आ जाएगा। आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि जब हम स्टोरी बनाते हैं तो किस हिसाब से उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, और कैसे सेंटेंस को मैनेज किया जाता है, और किस हिसाब से हमारी थिंकिंग को हम अपने पेपर पर उतार सकते हैं। ठीक है, तो अगर आज आपको टॉपिक समझ में आया हो और आपको पसंद आया हो और आप चाहते हो कि इस तरह की टॉपिक और मैं लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा, चलो हाँ, आपको ये आज का टॉपिक क्लियर समझ में आया हुआ है। अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू सो मच। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.